गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों आप सभी को पता है कि आपकी दोस्तों फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सारी क्लासेस जो हैं दोस्तों पसंद आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी, बेहतर चल रही होंगी। और दोस्तों आपकी तैयारी भी जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। और जो क्लास मैं आपके लिए करा रहा हूँ दोस्तों रेगुलर, वो आप ले रहे होंगे दोस्तों। और उनके नोट्स अवश्य बनाते चलें दोस्तों, उन्हें रिवाइज करते चलें। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, फिजिक्स का हमारा प्रकाश का आपका चैप्टर चल रहा है, जिसमें दोस्तों मैं अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ये सारी चीज़ें करा चुका हूँ। आँख के बारे में भी समझा चुका हूँ कि हमारी आँख किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है दोस्तों। और क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपके लिए बता चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, प्रकाश का ही चैप्टर है दर्पण, और एक होता है लेंस। तो आज करेंगे हम दोस्तों दर्पण, फिर उसके बाद जो अगली वीडियो होगी आपकी वो होगी दोस्तों लेंस से रिलेटेड। इसमें केवल मैं दोस्तों आपको थ्योरी समझाने वाला हूँ। और जैसे ही आपकी लेंस और दर्पण की थ्योरी खत्म होती है, तो मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि दर्पण में जो है दर्पण किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से उसके न्यूमेरिकल आते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों लेंस में भी सारी चीज़ें आपके लिए समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। और थ्योरी को दोस्तों अच्छी तरह से आपको देखना है, वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है, नोट्स बनाने हैं, उन्हें रिवाइज करना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है, और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दर्पण का जो है सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, यह है आपका दर्पण। तो देखिए दोस्तों, दर्पण आपको समझना है कि दर्पण कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी कांच के एक तरफ चांदी या एल्युमिनियम की लेप कर दिया जाए, एल्युमिनियम का लेप कर दिया जाए, तो बनी हुई संरचना क्या कहलाती है दोस्तों? दर्पण। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो दर्पण होते हैं आपके, उस पर दोस्तों एक तरफ में किसका लेप किया जाता है? एल्युमिनियम या चांदी का। और दर्पण आपके दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक तो समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। ठीक है दोस्तों, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पण जो है दोस्तों किसी गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, और इसी के आधार पर दर्पण को दोस्तों तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? तीन भागों में। एक तो होता है दोस्तों आपका समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, एक होता है दोस्तों उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, और एक होता है दोस्तों अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। ये आपको दोस्तों याद रखने हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स और कॉनकेव। क्यों दोस्तों? कभी कभी क्या होता है कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण ना देकर वहाँ पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स दे दिया जाता है। तो उत्तल होता है कॉन्वेक्स और अवतल होता है दोस्तों कॉनकेव। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपका समतल दर्पण जो होता है दोस्तों, ये हमेशा आभासी, सीधा और बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। और इसका प्रयोग जो है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके प्रयोग कहाँ कहाँ इसका जो है यूज किया जाता है। तो समतल दर्पण का यूज किया जाता है दोस्तों आईना या चेहरा देखने वाला जो दर्पण होता है उसमें, पारदर्शी या पेरिस्कोप में, और क्लोडियोस्कोप यानी बहुरूपदर्शी जो होता है उसमें। वहीं दोस्तों आपका उत्तल दर्पण जो होता है दोस्तों, इसे अपसारी लेंस या अपसारी, सॉरी दोस्तों अपसारी लेंस नहीं कहेंगे, अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण इसे हम कहते हैं क्योंकि यह किरणों को फैलाता है। अपसारी का मतलब है अपसारित करना, फैलाना। तो यह प्रकाश किरणों को फैलाता है, और यह दोस्तों हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण के यूज जो हैं दोस्तों ये हैं आपके, एक तो पार्श्व दर्पण जो होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर में ड्राइवर के आगे लटका हुआ जो दर्पण होता है ना छोटा सा, उसमें इसका यूज किया जाता है। वहीं दोस्तों एक होता है आपका अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण को कहते हैं दोस्तों अभिसारी दर्पण। क्योंकि दोस्तों ये प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। अभिसारित करने का मतलब है दोस्तों सिकोड़ना, और अपसारित करने का मतलब है दोस्तों फैलाना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसके द्वारा दोस्तों वास्तविक, उल्टा, आभासी, बड़ा, छोटा, सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है। इसका यूज जो है दोस्तों वाहनों के हेडलाइट में, सर्च लाइट, टॉर्च, सोलर कुकर, सेविंग मिरर, जिसे दोस्तों हम हजामती दर्पण कहते हैं, दंत चिकित्सक के द्वारा भी इसका यूज किया जाता है। तो ये होते हैं दोस्तों इनके जो है प्रतिबिंब बनने के कारण, जो है प्रतिबिंब किस प्रकार से इनका बनता है और क्या क्या इनके यूज हैं। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि हम बताएंगे दोस्तों कॉनकेव मिरर कैसा होता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। मान लीजिए दोस्तों ये तो होता है दोस्तों आपका प्लेन मिरर। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल प्लेन।
अब दोस्तों कॉनकेव मिरर, मैंने अभी बताया दोस्तों कॉनकेव किसे कहते हैं, अवतल दर्पण को। तो इसके दोस्तों बाहर की तरफ पॉलिश कर दी जाती है, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों इस प्रकार का होता है। और उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर जो होता है दोस्तों, इसके अंदर पॉलिश की जाती है और बाहर की तरफ इसे इस प्रकार का जो है दोस्तों रखा जाता है। यानी दोस्तों बाहर की जो सरफेस होती है इससे जो है प्रकाश की किरणें जो है टकरा कर वापस चली जाती हैं, यानी अपवर्तित होती हैं। जबकि इसमें जो होता है दोस्तों कॉनकेव में, ये अंदर की तरफ यहाँ पर किरणें टकराती हैं और ये दोस्तों क्या करती हैं, जैसे किरण आई इस प्रकार से और इस प्रकार से दोस्तों अब सारे अपवर्तित होती हैं। इस प्रकार से किरण आई इस प्रकार से जाती हैं। तो मान लीजिए दोस्तों ये कोई बिंदु है, फोकस यहाँ पर आकर ये केंद्रित होती है, यानी केंद्र करने का कार्य करता है आपका कौन सा दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर। यानी प्रकाश की किरणों को सिकुड़ने का कार्य करता है आपका कॉनकेव मिरर, वहीं फैलाने का कार्य करता है कौन दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। हालांकि मैं आपको बताऊंगा दोस्तों जब आपका लेंस भी समाप्त हो जाएगा उसके बाद मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा कि किस प्रकार से जो है दोस्तों न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चनों को हल करना होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, दोनों के बारे में समझाऊंगा। अलग से वीडियो बनेगी लेंस पर भी और दर्पण पर भी। पहले हम थ्योरी को समझ लेते हैं, जो कि मैंने शुरुआत में बोल दिया है दोस्तों। सबसे पहले आपको थ्योरी समझनी है, ठीक है। थ्योरी अगर आपको समझ में आ गई तो ईजिली आप सारे न्यूमेरिकल जो है अच्छी तरह से समझ पाओगे। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं दर्पण से जुड़ी इंपॉर्टेंट शब्दावली। जैसे कि दोस्तों दर्पण का ध्रुव यानी पोल किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे दोस्तों पी से दर्शाते हैं। जैसे दोस्तों ये मान लीजिए कोई दर्पण है, ठीक है दोस्तों, ये कोई कटा हुआ भाग है, तो इसका मिड पॉइंट जो होता है इसे कहते हैं दोस्तों ध्रुव। क्या दोस्तों, ध्रुव, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगला पॉइंट है दोस्तों वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र जैसे दोस्तों सी से दर्शाते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये आपका दर्पण है, इसका जो ये मेन मिड पॉइंट है, तो पूरे वक्रता केंद्र का मिड पॉइंट यही होता है, तो इसे कहते हैं दोस्तों वक्रता केंद्र, ठीक है। और ये आपका ध्रुव कहलाता है। इसकी परिधि पर, इसकी जो आपका दर्पण होता है इसकी परिधि के मिड पॉइंट पर जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं दोस्तों ध्रुव। और इस पूरे गोले का जो मिड पॉइंट होता है उसे कहते हैं दोस्तों वक्रता केंद्र। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कैसे कहते हैं दोस्तों, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे दोस्तों आर से दर्शाया जाता है। जैसे दोस्तों एक मिनट दोस्तों, जैसे ये वाला यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, इसे दोस्तों वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यानी दोस्तों ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना दोस्तों, ये वाली, इसे कहते हैं दोस्तों वक्रता त्रिज्या। अब आगे देखते हैं दोस्तों, एक होता है दोस्तों मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं दोस्तों, दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे दोस्तों ये अगर इस रेखा को, ये तो वक्रता त्रिज्या हो गई, और मुख्य अक्ष, इस पूरी रेखा को कहते हैं हम दोस्तों मुख्य अक्ष, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे दिया गया है मुख्य अक्ष के बारे में मैंने आपके लिए बता दिया। बात करते हैं दोस्तों मुख्य फोकस की। तो देखिए दोस्तों दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे कहते हैं दोस्तों हम दर्पण का मुख्य फोकस। जैसे दोस्तों देखिए मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर बोला था ना, मुख्य अक्ष के समांतर मान लो दोस्तों ये कोई प्रकाश की किरण आई और यहाँ से टकरा के इस बिंदु पर निकल गई, तो ये जो बिंदु होगा आपका दोस्तों ये मुख्य फोकस कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों ध्रुव और वक्रता त्रिज्या जो होती है, या फिर दोस्तों वक्रता केंद्र जो होता है, वक्रता त्रिज्या नहीं दोस्तों वक्रता केंद्र, ये आपका वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है, इसके मिड पॉइंट को कहते हैं हम दोस्तों फोकस। यानी दोस्तों फोकस जो है दोस्तों वक्रता त्रिज्या का आधा होता है और वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस का डबल होती है, यानी 2 गुना होती है। ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
एक होता है दोस्तों फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? ध्रुव से, क्या बोला दोस्तों मैंने, ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को उस दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ। यानी ये जो आपका ध्रुव है यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, ये फोकस दूरी आपकी कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। वक्रता, ध्रुव, वक्रता, सॉरी दोस्तों, ध्रुव, वक्रता केंद्र, त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए समझा दी हैं और समझ में आ गई हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, फोकस दूरी के बारे में हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ये आपका ध्रुव हुआ दोस्तों, और ये वक्रता केंद्र हुआ। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? फोकस दूरी। यहाँ से जो पोल और सेंटर जो होता है आपका, इसके बीच का होता है दोस्तों फोकस, और इस दूरी को दोस्तों क्या कहते हैं हम? फोकस दूरी। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी पूरी आपकी त्रिज्या हुई, मान लीजिए त्रिज्या 10 है पूरी, तो इसका आधा होगा दोस्तों 5, यानी ये आपकी दोस्तों फोकस दूरी होगी 5। और अगर वक्रता त्रिज्या पूछे तो इसका डबल कर देना आप, वही आपका 10 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों आपका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जितने भी प्रतिबिंब आपके बनते हैं वो सारे दोस्तों ज़्यादातर अवतल दर्पण से ही पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं वो भी दोस्तों अवतल दर्पण से ही पूछे जाते हैं दर्पण में। और लेंस में जो पूछे जाते हैं वो दोस्तों उत्तल लेंस से। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में दर्पण। तो दर्पण से कौन कौन से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, ये वस्तु की स्थिति है सारी की सारी, ये प्रतिबिंब की स्थिति है, और ये प्रतिबिंब की प्रकृति है, यानी प्रतिबिंब जो है किस प्रकार का बनेगा। और ये है दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब को अगर कहाँ मानकर हम रखें, यानी प्रतिबिंब को किस जगह पर रखा जाए ताकि दोस्तों इस प्रकार की प्रकृति बन सके, और ये वस्तु की स्थिति है दोस्तों। अब दोस्तों मान लीजिए वस्तु कोई अनंत है दोस्तों। देखिए मैं आपके लिए समझा देता हूँ एक बार। ये आपका कोई दर्पण है, ठीक है दोस्तों, ये आपका पोल है, और ये आपका सेंटर है यानी वक्रता केंद्र, ये आपका ध्रुव है, ये आपकी फोकस दूरी है, यानी P यानी पोल, C वक्रता केंद्र, F ध्रुव। और मान लीजिए कोई वस्तु दोस्तों यहाँ पर रखी है अनंत पर, ये है आपका दोस्तों अनंत। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अनंत है, ये आपको याद रखना है, ये आपका अनंत है। अगर वस्तु अनंत पर रखी है, ठीक है दोस्तों, वस्तु अगर अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब हमेशा आपका कहाँ बनेगा दोस्तों? फोकस पर। और कैसा बनेगा दोस्तों? वास्तविक, उल्टा और बिंदु आकार का बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका जो है प्रतिबिंब भी अनंत ही बनेगा। अनंत का मतलब है दोस्तों बहुत छोटा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। उल्टा जो होगा वो हमेशा वास्तविक होगा, और सीधा जो होगा हमेशा आभासी होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो फोकस पर है, यानी वस्तु अनंत पर है, और प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर है, तो आकार कैसा बनेगा दोस्तों वस्तु का? वास्तविक, उल्टा और बिंदु आकार का। तो हमेशा आपको याद रखना है, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब हमेशा आपका फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों? इस जगह पर, फोकस पर। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, अगर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, तो हमेशा आपका प्रतिबिंब जो है दोस्तों वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। जैसे दोस्तों, अगर हम वस्तु को यहाँ पर रख दें, ये आपका अनंत हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ। अगर वस्तु को यहाँ पर रखा जा रहा है तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा दोस्तों? यहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है दोस्तों, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वहीं दोस्तों, और आकार कैसा होगा दोस्तों? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होगा। एक तो हुआ शुरुआत में, तो अगर वस्तु को हमने अनंत पर रखा तो बिंदु आकार का, उससे हल्का सा छोटा, हल्का सा बड़ा बना तो उसे बोलेंगे जो छोटा। ठीक है, और उससे भी बड़ा हुआ तो बराबर बोलेंगे, फिर उससे भी बड़ा हुआ तो बड़ा बोलेंगे, और उससे भी बड़ा हुआ तो बहुत बड़ा, और अगर बहुत बड़े से भी बड़ा हुआ यानी वस्तु से बड़ा हुआ तो हमेशा पीछे की ओर ये बनेगा। ठीक है, तो
दो चीज़ें हमने समझ ली दोस्तों, अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए और एक वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र पर रखा जाए। अब दोस्तों वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा दोस्तों, केंद्र पर। और कैसा बनेगा दोस्तों, बराबर का। जैसे दोस्तों वस्तु को हमने यहाँ पर रखा वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी यही बनेगा आपका। और कैसा बनेगा दोस्तों, बिल्कुल बराबर, क्योंकि वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब हमेशा आपका कैसा बनता है, बराबर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो आपका प्रतिबिंब जो है दोस्तों वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा। जैसे दोस्तों वस्तु को अगर यहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, इस जगह पर। यानी जैसे जैसे आप इधर चलते जाओगे, वस्तु को इधर रखते जाओगे, इधर बढ़ाते जाओगे, तो प्रतिबिंब भी आपका दोस्तों इधर की तरफ खिसकता चला जाएगा, पीछे की ओर। अगर वस्तु को अब आप दर्पण की तरफ बढ़ाओगे, यानी आगे की ओर बढ़ाओगे, तो प्रतिबिंब आपका पीछे की ओर बनता चला जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, आगे क्या दिया गया है, फोकस पर। अगर वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, अनंत पर, बिल्कुल अपोजिट होगा इसका। और कैसा बनेगा दोस्तों, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। ठीक है। अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए, अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए, जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका हुआ दोस्तों ध्रुव, ये आपका फोकस हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ। अगर वस्तु को यहाँ पर रखा जाए तो प्रतिबिंब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आ रही है, अब टकरा कर दोस्तों मान लीजिए इधर चल दी। ठीक है। अब ये बताइए मोको मेरे लिए दोस्तों, आप ये तो इधर चल दी दोस्तों, एक मान लीजिए ये वस्तु है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों मैं दोबारा से आपके लिए समझा देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों मैंने कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, ये वस्तु रख दी दोस्तों मैंने। एक तो किरण हमने इसके पैरेलल डाली मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है आपका, इसके पैरेलल डाली तो ये किरण जो है टकरा कर इधर चल दी दोस्तों। एक हमने दोस्तों सीधी आती हुई है और ये इस प्रकार से यहाँ पर ध्रुव पर डाली और ये सीधी इधर चल दी दोस्तों। क्या ये यहाँ पर मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्तों इसका गैप बढ़ता जा रहा है तो मिलेंगी नहीं, लेकिन पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है दोस्तों, पीछे ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी यहाँ पर। तो दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा दोस्तों, बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है दोस्तों। और कहाँ बनेगा, अनंत पर जाकर, बहुत दूर जाकर। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट थे दोस्तों, दर्पण के पीछे बनेगा, वो मैंने आपके लिए समझा दिया। और दर्पण के पीछे हमेशा जब प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। बाकी सारी स्थितियों में वस्तु से वास्तविक और उल्टा बनेगा, लेकिन दर्पण के पीछे बने तो आभासी और सीधा। तो ये होता है दोस्तों दर्पण से प्रतिबिंब बनने का जो है प्रक्रिया। और आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, और नहीं आई हो तो दोस्तों एक दो बार वीडियो को रिवाइज करना अच्छी तरह से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और फिर दोस्तों न्यूमेरिकल भी तो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। जैसे ये सारी चीज़ें खत्म होती हैं, खुद के हैंड नोट्स बनाऊंगा मैं दोस्तों इन्हीं नोट्सों में से, ताकि दोस्तों आपको ईजिली अच्छी तरह सारी चीज़ें समझा सकूँ। अपने हिसाब से मैं बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। बशर्ते जो चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ उन्हें फॉलो करना है, अच्छी तरह से रिवाइज करना है, थ्योरी को समझना है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण मैंने आपके लिए समझा दिया, अब समझना है आपको उत्तल दर्पण के बारे में। तो देखिए इसके बारे में दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है, कहाँ पर दोस्तों, अनंत पर, तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, फोकस पर बनेगा, सीधा, आभासी और छोटा बनेगा। और जब वस्तु उत्तल दर्पण से अनंत के अलावा किसी भी स्थान पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में दर्पण के पीछे, ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। तो ये होता है दोस्तों आपका उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का जो कार्य होता है दोस्तों दर्पण में, वही दोस्तों लेंस का कार्य होता है वहाँ अवतल दर्पण में। और अवतल दर्पण का जो कार्य अवतल लेंस में, और अवतल दर्पण का जो कार्य होता है वही कार्य दोस्तों उत्तल लेंस का होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से जो है दोस्तों प्रतिबिंब बनने की स्थिति। अब बात करते हैं दोस्तों पारदर्शी के बारे में, यानी पेरिस्कोप के बारे में। ये पेरिस्कोप क्या है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों
एक प्रकाशीय यंत्र है ये, जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी उसके चारों ओर के वातावरण को देख सकता है, पेरिस्कोप के द्वारा छिपकर भी। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों? पनडुब्बी में, युद्धपोत में, क्रूजर, युद्ध क्षेत्र में छिपे सैनिकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तोपखाने में तोपची के अफसर द्वारा लक्ष्य को देखने में, शत्रु की गतिविधि ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके समय खाइयों से शत्रु पर नजर रखने के लिए इसका उपयोग हुआ था, और कुछ प्रकार की बंदूकों और तोपधारियों की गाड़ियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में जो दो समतल दर्पण होते हैं दोस्तों, और वो भी दोनों कितने डिग्री पर होते हैं? 45 डिग्री पर। तो ये कोण पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। बाकी इसके यूज भी पूछे जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, यदि कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अविलंबित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा दोस्तों? 0 डिग्री हमेशा ही आपको याद रखना है, अर्थात प्रकाश की किरण उसी रास्ते से निकल जाएगी। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित कोण कितना होगा दोस्तों? 2 थीटा, यानी वस्तु 2 थीटा घूम जाएगी। तो ये होता है दोस्तों पारदर्शी, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं दोस्तों, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैं ये तो आपके लिए बता ही चुका हूँ, ये मैं आपके लिए बता चुका हूँ। अगला पॉइंट है दोस्तों, यदि किसी वस्तु द्वारा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें वस्तु की आधी लंबाई के बराबर का दर्पण की आवश्यकता होती है। कितनी दोस्तों? वस्तु की आधी लंबाई के बराबर की दर्पण की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, यदि वस्तु और समतल दर्पण के बीच सापेक्ष गति हो तथा वस्तु दर्पण की तरफ भी चाल से आए तो प्रतिबिंब उस वस्तु के सापेक्ष दोगुनी चाल से जो है दोस्तों गति करता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत तथा क्षमता शून्य होती है, जबकि दोस्तों उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अतल दर्पण की दूरी जो है दोस्तों हमेशा ऋणात्मक होती है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में दाएं का बाएं और बाएं से दाएं दिखता है, जिसे हम दोस्तों पार्श्व प्रतिलोमन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दर्पण फॉर्मूले की, कि दर्पण का फॉर्मूला जो है किस प्रकार का होता है। तो ये होता है दोस्तों 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, यानी इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। u का मतलब है दोस्तों दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी है, और b का मतलब क्या है दोस्तों? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, और f क्या है दोस्तों? दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी कितनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल करने में बहुत हेल्प करेंगे आपके दोस्तों, और इनके अलावा आप न्यूमेरिकल कर भी नहीं सकते, तो ये सारी चीज़ें समझनी होंगी। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उसकी लंबाई, और स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को, यानी वस्तु की लंबाई तो ऊपर होगी दोस्तों, लंबाई ऊपर होगी, प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर होगी और वस्तु की लंबाई नीचे होगी। BL लिख देता हूँ मैं दोस्तों, OL लिख देता हूँ, OL ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, OL। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ दोस्तों प्रतिबिंब की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई, इसका जो अनुपात आएगा वो आवर्धन होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी हैं। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला वही है जो दोस्तों, वही अनुपात है, वही फॉर्मूला है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई का भाग दे देते हो आप, तो आपके पास रेखीय आवर्धन निकल कर आता है। आगे आपको याद रखना है, चिन्ह परपाटी के अनुसार u और v के मान धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं, अतः रेखीय आवर्धन की क्षमता का मान भी धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, कि समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे हों तो उनके मध्य
रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या का संख्या निकालने का फॉर्मूला जो है दोस्तों, प्रतिबिंबों की संख्या अगर आपको निकालनी हो हमेशा, तो आपको जो कोण दिया गया है वो उस कोण का दोस्तों 360 में भाग दे देना है, तो आपकी दोस्तों जो है प्रतिबिंबों की संख्या निकल आएगी। और अगर संख्या सम आती है तो n-1 करना है आपको, और सम में नहीं आता है तो विषम संख्या आती है तो उत्तर आपका n ही होगा। जैसे दोस्तों मैं आपके लिए बता देता हूँ, मान लीजिए 360 है और कोई प्रतिबिंब है वो आपका दोस्तों 90 डिग्री पर है, ठीक है दोस्तों। 9 से इसे काटेंगे 4 बार कटा। अब दोस्तों संख्या सम है तो यहाँ पर आपको माइनस करना है, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी 1। वहीं दोस्तों 360 को अगर आप 40 से डिवाइड करते हो, कोई प्रतिबिंब है, कोई वस्तु है, कोई प्रतिबिंब है, वो 40 डिग्री कोण पर है कोई वस्तु, अब इसे काटते हो आप और आपसे प्रतिबिंबों की संख्या पूछे तो प्रतिबिंब आपके 9 ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या आई है और विषम आए तो आपको -1 कर देना है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, यदि समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं तो उनके मध्य कोण 0 डिग्री होने के कारण प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। अगर आपसे समतल दर्पण से पूछा जाए और दो समतल दर्पण अगर समांतर दूरी पर हों या एक दूसरे के समांतर हों तो हमेशा प्रतिबिंब संख्या क्या होगी दोस्तों, अनंत। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आज का टॉपिक था दोस्तों आपका अवतल दर्पण का, सॉरी दोस्तों दर्पण से रिलेटेड, और सारी चीज़ें मैंने आपके लिए करा दी हैं, समझा दी हैं, और समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।